हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन के नेक्स्ट पार्ट को। तो कैपिटल गेन रिवीजन की 2 क्लास डल चुकी है। एक जो है हमारी, बट जब मैं 2 क्लास बोलती हूँ दैट डजंट मीन कि हमारी रिवीजन की क्लास बहुत लंबी हो रही है। नो, जो दोनों क्लास है वो 1-1 घंटे से छोटी है। एक घंटे 11 मिनट की एंड अनदर क्लास इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ कैपिटल गेन रिवीजन वॉज ऑफ 54 मिनट्स। सो इसलिए 2 क्लासेस हैं और आज हम रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। सो बिना टाइम, अच्छा शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ एनी टीचर, आप कुछ भी किसी भी टीचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये रिविजनरी क्लास देख रहे हैं, सो वन थिंग यू हैव टू डू कि आपको अपनी बुक को खोलना है। आपको उसके टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है। मैं जहाँ पे ज़रूरत लगेगा मैं पढ़ूंगी। आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और जो भी मैं प्रोविज़न बता रही हूँ उसके पीछे के लॉजिक को सुनना है। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। और मैं हमेशा इस बात पर एम्फेसिस करती हूँ कि आप जाइए और कोई भी रिविजनरी क्लास आप ले रहे हो तो फर्स्ट यू टेक द क्लास और उसके बाद से जाके सेल्फ स्टडी कीजिए, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ रिवीजन। वही आपको वैल्यू एडिशन करने वाला है आपकी नॉलेज में। सो यस, आप बिना टाइम वेस्ट किया, आप जो भी टीचर की क्लास ले रहे हो, आपने पहले ले रखा हो, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ मेरी रिवीजन क्लास की बातों को, प्रोविज़न के पीछे दिए हुए लॉजिक को समझना है, तो फिर आपको किसी प्रोविज़न को याद करने में आसानी होगी। ऐसे रिपीट की टेक्स्ट जो है बहुत हार्ड नहीं है। द फैक्ट इज़ कि हम उसको याद करने लगते हैं एंड देन इट बिकम्स हार्ड। बट अगर आप उस सेक्शन के पीछे की लॉजिक को समझेंगे तो फिर आपको टेक्स्ट कंपैरेटिवली बहुत इजी लगेगा एंड यू कैन ईजिली स्कोर एग्जाम्शन इन टेक्स्ट। सो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं 45 सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A से, जो कि है कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो ऐसा होता है कि सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि मैं एक लैंड की ओनर हूँ, तो मैंने क्या किया, एक डेवलपर से मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें लैंड देती हूँ, अब तुम क्या करना, इस पे 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग बना दो। और जो ये 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग बना रही हूँ तो उसने कंस्ट्रक्ट किया तो बदले में उसे भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो मैंने उसे कंसिडरेशन नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा लैंड मेरा है, तुम बिल्डिंग बनाओ और अप टू 6 फ्लोर मेरा हो जाएगा और जो 4 फ्लोर है वो तुम अपने कंसिडरेशन में रख लेना। तो डेवलपर क्या करते हैं, उस 4 फ्लोर को वो रेंट पे दे देते हैं या फिर वो बेच देते हैं, जो भी उनको करना होता है, डिपेंड्स। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन लेके आया गया, वेयर कैपिटल गेन अराइजेस ऑन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये सेक्शन आपके ऊपर तभी अप्लाई होता है व्हेन यू आर इंडिविजुअल और एचयूएफ फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अगर आप एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम एन इंडिविजुअल और मेरा एग्रीमेंट किससे है, उस डेवलपर से है, तो ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, capital gain shall be taxable as the income of the previous year in which certificate of completion for the whole or part of the project issued by the competent authority and for the purpose of section 48 C। जनरल रूल हमारा क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यहाँ पे मैंने 2020 में, फॉर एग्जांपल 2020 में अपने लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आइडियली मैंने अपना लैंड जो है कब ट्रांसफ़र किया है, ईयर 2020 में। कैपिटल गेन मेरा उसी वक्त राइज हो जाना चाहिए और मुझ पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन दिस केस इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ रिसीव। जैसे मैंने बोला है कि आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दो और जब उस 10 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, तब जाके वो जो है मेरा कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो यही चीज़ एक बेनिफिट है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर आप कोई फर्म है, कंपनी है, तो फिर आपको द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मेरे एग्जांपल में ईयर 2020 में ही आपको टैक्स लग जाएगा। बट इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ तो आपको ये उस ईयर में टैक्स लगेगा जिस ईयर में आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आई होप यू गेट दिस। अब जो इसमें सेल कंसिडरेशन होगा, सपोज़ कि मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुझे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सेल्स कंसिडरेशन और दूसरा चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही होगा जो नॉर्मल केस में होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैंने 2001 से पहले परचेज़ कर रखा है तो 2001 की मार्केट वैल्यू को ले लेंगे। अगर उसके बाद परचेज़ किया है तो उस समय की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको इंडेक्सेशन करेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे। और सेल्स कंसिडरेशन के लिए होगा
एस डी वी मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को अब हम एस डी वी बोलेंगे। एस डी वी ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ इट्स शेयर्स इन लैंड बिल्डिंग इन प्रोजेक्ट प्लस कंसिडरेशन रिसीव इन कैश। सेल्स कंसिडरेशन वो होगा, सपोज मैंने कहा था कि मैं अपना लैंड ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बट मुझे सिर्फ अप टू 6th फ्लोर तक की बिल्डिंग जो है वो मेरे पास आएगी, 4 फ्लोर जो है वो जाने वाले हैं किसके पास, डेवलपर के पास। तो अप टू 6th फ्लोर जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अप टू 6th फ्लोर की उतनी, प्लस अगर साथ में अगर मुझे कुछ कंसिडरेशन मिला है कैश में, अगर मुझे डेवलपर ने कुछ कैश में कंसिडरेशन दिया है तो द होल अमाउंट शैल बी एग्रीगेटेड और वो मेरा जो है सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सब जनरल रूल है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ है तो उसे लगा दो। 2001 के बाद की ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम रखते हैं, तो उसे लगाने के बाद से हमारा टैक्स निकल आएगा और हम कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे। आई होप यू गेट दिस। अच्छा, व्हाइल आई वाज टर्निंग द पेज, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी बुक रेफ़र कर रही हूँ, सो आई एम रेफरिंग स्टडीमेट ऑफ ICI, बट सारे जो कंटेक्स्ट है ना बुक के, चाहे आप किसी भी टीचर की बुक से पढ़ रहे हो वो सब सेम ही होते हैं, चाहे आप स्टडीमेट पढ़ो या फिर किसी और टीचर की बुक पढ़ो, सब कुछ सेम ही होता है। सो डरने की बात नहीं है, आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, वो मैंने देख लिया है, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और सब कुछ एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े सेक्शन पे, विच इज़ सेक्शन 47, जो कि डील करता है हमारा सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको कि हम ट्रांसफ़र नहीं मानते, ऑल्दो in some it looks like prima facie it looks like that it is a transfer, but it is not a transfer. डिस्कस करते हैं हम अपना पहला केस। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ HUF, ये एक कंडीशन है कि अगर HUF की टोटल या पार्शियल पार्टीशन होती है तो फिर उस केस में हम जो एसेट जो बचती डिवाइड होती है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। दूसरा है एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है अंडर किसी गिफ्ट के या विल के, जैसे मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया या फिर विल में मिल गया, मुझे मेरे पापा से कुछ विल में मिल गया, सो दीज थिंग्स आर, दो ये एक ट्रांसफ़र है। अब वो जो प्रॉपर्टी है, सपोज़ मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल ले रही हूँ, तो मेरे फादर से अगर मुझे मिला तो अब उस प्रॉपर्टी पे मेरे फादर का नाम ना हो कि किसका नाम होगा, मेरा नाम होगा, तो इट इज़ अ ट्रांसफ़र। प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक ट्रांसफ़र, but capital gain shall not arise in these cases. Any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset by the amalgamating company to the amalgamated company, provided that the amalgamated company is an Indian company. Any transfer, अगर कोई amalgamation की स्कीम है of a capital asset by the amalgamating company to the amalgamated company, provided that amalgamated company is an Indian company. अमलगमेशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, दो कंपनीज होती है, IPCC में भी पढ़ा होगा अगर आपने अकाउंट्स फाइनल का नहीं पढ़ा है तो। दो कंपनी होती है, एक होती है अमलगमेटिंग कंपनी जो कि अमलगमेट हो रही है, और एक होती है अमलगमेटेड कंपनी। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऐसे समझ लो, अमलगमेटेड कंपनी वो होती है जो कि एक्वायर कर रही है, मतलब जिसके में आके मिल रही है, और अमलगमेटिंग मतलब जो जा रही है मिलने, ठीक है। तो अगर इनके बीच अमलगमेटिंग कंपनी के सारे एसेट जो है वो अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। इन दीज केसेस, दीज आर द, ये भी एक ऐसा केस है वेयर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। ओके, एक इसमें कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड दैट अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, मतलब जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, एक्वायरिंग एग्जैक्ट नॉट ए वर्ड, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे समझने के लिए जब अमलगमेटिंग और अमलगमेशन, अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग में डिफरेंस होता है तो मैं ऐसे समझ लेती हूँ कि बड़ी कंपनी मतलब एक्वायरिंग कंपनी जो एक्वायर कर रही है, जिसके में आके मिलना हो, तो जो अमलगमेटेड कंपनी है ना वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो इन दैट केस अगर अमलगमेटिंग कंपनी का एसेट जो है ट्रांसफ़र होता है अमलगमेटेड कंपनी में तो वो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सी कंपनी प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सर्टिफाइड, द होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी एंड सब्सी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अब देखो, अब इसमें यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कुछ होल्डिंग कंपनी और सब्सी कंपनी में, अगर सब्सी कंपनी ने
अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी बिकॉज जनरली ऐसा ही होता है, होल्डिंग कंपनी जो होती है वो अपनी सब्सिडरी को कभी पैसे, कभी लोन, कभी एसेट्स देती रहती है। तो अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को कुछ कैपिटल एसेट दे रही है तो दिस ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र और कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा, प्रोवाइडेड क्या बोला गया है कि जो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए वो पूरा होल शेयर एक्वायर करनी चाहिए किसकी, सब्सिडी कंपनी की। मतलब जो सब्सिडरी हो वो होली ओन सब्सिडरी हो। सिंपल, अब ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। सब्सिडरी कैसी होनी चाहिए, होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए। और साथ में ये भी बोला गया है कि द सब्सिडरी कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी जो है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। दिस एग्जाम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल इफ़ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अगर कैपिटल एसेट है, अगर कोई मशीन है, सपोज एक कंपनी के लिए मशीन एक कैपिटल एसेट बन सकती है, तो अगर कोई कैपिटल एसेट है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है सब्सिडरी कंपनी में, तो वो एज एन स्टॉक इन ट्रेड नहीं जानी चाहिए, एज ए कैपिटल एसेट ही जानी चाहिए। एनी ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड एट द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, द होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडी एंड द होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ये वाइस वर्सा सिचुएशन है। एक सिचुएशन में क्या हो रहा है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को एसेट दे रही है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो सब्सिडी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए और होल्डिंग जो है वो जो सब्सिडी कंपनी है वो होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए। दूसरे हमारे केस में बोल रहे हैं एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, यहाँ पे सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कुछ एसेट दिया और यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है या फिर उसकी नॉमिनी जो है वो दोनों मिल के या फिर दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट शेयर्स एक्वायर करनी चाहिए किसकी, सब्सिडी कंपनी की, मतलब होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लेने वाली कंपनी है, जैसे पहले केस में लेने वाली कंपनी कौन थी, सब्सिडरी कंपनी, और इस केस में लेने वाली कंपनी कौन है, होल्डिंग कंपनी। तो जो लेने वाली कंपनी है वो हमारी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। यह हमारा 5 पॉइंट खत्म हो चुका है सेक्शन 47 में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। So point number 6 is any transfer in a scheme of amalgamation of shares held in an Indian company by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company if the following conditions are satisfied. At least, पहला condition है, at least 25% of shareholder of the amalgamating foreign company continue to remain shareholder of the amalgamated foreign company and such transfer does not attract tax on capital gain in the country in which the amalgamating company is incorporated. Okay, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे हमने अमलगमेशन वाला जो एक सिचुएशन ऑलरेडी देख लिया है कि अमलगमेटिंग कंपनी आती है, अमलगमेटेड कंपनी में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो अमलगमेटिंग कंपनी है वो एक फॉरेन कंपनी है और वो आके अमलगमेट होती है किसमें, एक इंडियन कंपनी में अमलगमेट होती है। तो इसमें कंडीशन ये बताया गया है कि हम जो एसेट ट्रांसफ़र हुआ, जब ऐसे सिचुएशन होता है, जब भी अमलगमेशन होता है तो अमलगमेटिंग कंपनी के जो एसेट होते हैं वो अमलगमेटेड कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे अमलगमेटिंग कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी, तो उसके एसेट जो ट्रांसफ़र होंगे उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब जो है अमलगमेटिंग कंपनी के 25% शेयर होल्डर्स जो हैं, जो फॉरेन कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है उसके 25% शेयर होल्डर्स जो है स्टिल शेयर होल्डर्स होने चाहिए जब वो अमलगमेट हो रही है, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि सपोज़ जो अमलगमेटेड कंपनी है वो इंडिया की है और अमलगमेटिंग जो कि अमलगमेट हो रही है वो यूएसए की है। तो यूएसए में इस ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि यूएसए में मान लो एबीसी कंपनी, यहाँ पे XYZ कंपनी, अब एबीसी आके XYZ में मिल रही है, तो ये एबीसी कंपनी जो है वो यूएसए में है, तो यूएसए में इस ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होता है तो आपके ऊपर कैपिटल गेन का कोई भी ट्रांसफ़र हम नहीं मानेंगे इस केस को और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। दिस वाज पॉइंट नंबर 6। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीमर्ज कंपनी के बारे में। तो पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं डीमर्ज कंपनी में क्या होता है। एक होती है डीमर्ज कंपनी और एक होती है रिजल्टिंग कंपनी। मतलब कि यहाँ पे डीमर्जर के कंसेप्ट में क्या होता है, हम एक कंपनी को तोड़ते हैं और तोड़ के 2 कंपनी बनाती है। तो एक जो कंपनी हमारी नई बनती है वो कहलाती है हमारी रिजल्टिंग कंपनी और एक बनती है हमारी डीमर्ज कंपनी। तो टैक्सेशन में यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र में इसका क्या
इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम देखेंगे। जब एक रिजल्टिंग कंपनी बन रही है तो डीमर्ज्ड कंपनी के जो पुरानी कंपनी है उसके कुछ एसेट रिजल्टिंग कंपनी के पास जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ एसेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में यही बोला गया है कि फॉर एग्जांपल सपोज अगर डीमर्ज कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया है और जो रिजल्टिंग कंपनी जो है वो इंडिया में बन रही है, तो सिचुएशन ये होना चाहिए। अब ऐसा होगा जब वो आउटसाइड इंडिया होगी और रिजल्टिंग कंपनी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे एसेट का ट्रांसफ़र होगा, एसेट ट्रांसफ़र होगा तो कैपिटल गेन अराइज हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जो डीमर्ज्ड कंपनी है, जो पुरानी वाली कंपनी है जो फॉरेन में, उसके 75% शेयर होल्डर होल्ड करने चाहिए रिजल्टिंग कंपनी के शेयर, जो नई कंपनी बनी उसके शेयर्स। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र है इस पे कैपिटल गेन या फिर कोई टैक्स, मतलब टैक्स लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जो पुरानी कंपनी की इनकॉर्पोरेटेड कंट्री है, मतलब यूएसए में फॉर एग्जांपल मान लो कि पुरानी कंपनी यूएसए में थी, वहाँ से एक तोड़ के एक और कंपनी बनाई गई रिजल्टिंग कंपनी इंडिया में। तो बोल रहे हैं कि 75% शेयर होल्डर जो यूएसए वाले हैं ना या फिर कहीं के भी हों, उस कंपनी के 75% शेयर होल्डर स्टिल शुड बी द शेयर होल्डर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। और दूसरा ये बोल रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, एसेट का ट्रांसफ़र हुआ, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए यूएसए में। बस इतनी सी बात है। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी सेक्शन 47 थोड़ा लंबा है तो इसमें पॉइंट्स चलते ही जाएंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन बाय बैंकिंग कंपनी विद ए बैंकिंग कंपनी सैंक्शन एंड ब्रॉट इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर अमलगमेशन का केस बैंक के बीच में हो रहा है, सिंपल शब्दों में समझो तो अगर अमलगमेशन बैंक्स के बीच में हो रहा है, क्योंकि बैंक्स के बीच में अमलगमेशन तभी होता है ना जब इट इज़ ब्रॉट इनटू फोर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर आरबीआई करती है। तो अगर इन लोगों ने किया है और अमलगमेशन हो रहा है, काफ़ी सारी बैंक अमलगमेट हुई हैं। अभी जब आरबीआई ऑर्डर देती है तो हो जाती है ना बैंक अमलगमेट। तो अगर इनके ऑर्डर पे हो रहा है तो फिर ये जो ट्रांसफ़र हुआ एसेट का, ऑफ कोर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमलगमेशन में कैसे एसेट का ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ इस पे टैक्स अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जीडीआर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं जीडीआर के बारे में, रेफर टू इन सेक्शन 115 AC मेड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। द एग्जेम्पशन इन is available only if bond and GDR have been issued by company listed on a recognized stock exchange in India। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई बॉन्ड है, GDR है, जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया पे, और अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को ये बॉन्ड्स या GDR ट्रांसफ़र करता है तो इस पे जो है इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र और इस पे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बट सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉन्ड्स या GDR हैं वो इशूड होने चाहिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया पे, और एक NR जो है वो दूसरे NR को ट्रांसफ़र कर रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। इसमें भी सिंपल सी बात है, RDB के बारे में हमने पढ़ा था। RDB जो है कि कैसे हम जब रुपी डिनोमिनेशन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलेट करती हूँ, RDB में हमने ये पढ़ा था कि कैसे रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड जब इशू करती है गवर्नमेंट तो कभी कभी जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको, क्योंकि सिंस ये नॉन रेसिडेंट जो है हेल्ड करते हैं, तो क्या होता है उनको जब रुपी डॉलर के मुकाबले जब मजबूत हो जाती है तो इनको कैपिटल गेन ऐसा लगता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको उस टाइम पे अगर रिडम्पशन हो गया तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैपिटल गेन अराइज हो गया, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको टैक्स नहीं करते हैं। मैंने रिविजनरी क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो जाके एक बार फिर से वो वीडियो देखो। तो यहाँ पे बस वही बोल रहे हैं एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ RDB ऑफ एन इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक NR ने दूसरे NR को ट्रांसफ़र किया। क्या ट्रांसफ़र किया? RDB। और यह RDB किसने इशू किया है? एक इंडियन कंपनी ने। तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, मतलब कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड, GDR, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन बॉन्ड, फॉरेन करेंसी denominated equity share of a company or unit of alternative investment fund made by non-resident on a recognized stock exchange located in any international financial service center and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency.
देखो इसमें सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, आपने बहुत जगह से ये वर्ड सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गुजरात में है, आईएफएससी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर कुछ लिस्ट ऑफ एसेट दे दिए जिसमें कि बॉन्ड है, जीडीआर है, डेरिवेटिव है, यूनिट ऑफ एमएफ है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है और भी कुछ एसेट है, अगर इनको एक नॉन रेसिडेंट ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हो रहा है, आईएफएससी में ट्रांसफ़र करता है और इसका कंसिडरेशन उसे किस में मिलने वाला है, पेबल इन फॉरेन करेंसी, कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांजैक्शन इज पेड इन फॉरेन करेंसी। तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको हम नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया थ्रू इंटरमीडियरी डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय एनआर टू अनदर नॉन रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर मान लो सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर कुछ गवर्नमेंट ने इशू करी है, ठीक है, और जिस पे कि पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह होता है उस पर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, आपका 8% 7%, तो वो पीरियोडिक पेमेंट होता है। तो जिस पे कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जिस पे पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जो कि आउटसाइड इंडिया इशू हुई हो थ्रू एन इंटरमीडिएरी डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय ए नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट ने अगर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जिस पे पीरियोडिक पेमेंट है दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर किया तो ये ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग ए वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ और प्रिंट और द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब क्या होते हैं, आपके कैपिटल एसेट होते हैं। आपने पढ़ा था, इसको हम पर्सनल इफेक्ट्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सेप्शन में ला देते हैं और इसको जो है ये जो है हमारा कैपिटल एसेट बन जाता है और इस पे अगर इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होगा। बट सपोज करो कि मेरे पास जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, म्यूजियम्स होते हैं या फिर आर्ट गैलरी होती है, नेशनल आर्चीव्स होते हैं जो कि नोटिफाइड होते हैं, ये किसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, नोटिफाइड पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी पब्लिक म्यूजियम या इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है और अगर मैं उसको ट्रांसफ़र करती हूँ, अगर मेरे पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या फिर कोई पुरानी ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, अगर मैं इसको एक नोटिफाइड म्यूज़ियम को ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो फिर क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और मेरा अगर कुछ कैपिटल गेन अराइज हो भी रहा होगा तो वो कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू द शेयर और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी। कोई भी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर या डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, अगर इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करके कन्वर्ट हो गया शेयर और डिबेंचर में, तो फिर ये हम क्या मानेंगे, एक ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड रेफर्ड इन सेक्शन 115 AC इनटू शेयर और डिबेंचर ऑफ एनी कंपनी। अगर 115 AC में कोई बॉन्ड इशू हुआ है और उसको लेटर ऑन कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर इशू होते हैं ना, तो अगर 115 AC का एक ऐसा बॉन्ड इशू है जिसमें ये कंडीशन है कि ये जो आपका बॉन्ड है लेटर ऑन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड या डिबेंचर, मतलब 115 AC से अलग हट के एक बॉन्ड या डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी। अगर प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का आपने नाम सुना होगा ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, के तो बहुत कॉमन वर्ड है अकाउंट्स के टर्म में। तो अगर एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है या फिर नहीं भी इशू हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर को लेटर ऑन चल के अगर कंपनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है तो दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। अब इसमें आगे बोलता है कि अगर ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो लेटर ऑन अगर हम बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द इक्विटी शेयर शैल बी डीम टू बी दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज सो कन्वर्टेड। मान लो एक शेयर मानो, तो एक शेयर को, मेरे पास एक शेयर था प्रेफरेंस शेयर का जो कि कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, तो मेरी एक शेयर की वही कॉस्ट जो प्रेफरेंस शेयर की होगी वही मेरी इक्विटी शेयर की भी कॉस्ट हो जाएगी। For the purpose of calculating period of holding of the equity share converted, period for which the preference share were held by the SST shall be included। अब कैपिटल गेन निकालने के लिए हमारा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो मेरा ये जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, इसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, जब से मैंने होल्ड किया था इस प्रेफरेंस शेयर को तब से निकाली जाएगी।
मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए मैंने एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया था उसको भी हम इंक्लूड करेंगे जब हम इस इक्विटी शेयर की होल्डिंग को निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी ट्रांसफर बाय ए शेयर होल्डर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द अमलगमेटेड। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अमलगमेशन का केस होता है तो उसमें क्या होता है, अमलगमेशन में ये होता है कि जो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अमलगमेटेड कंपनी में आते हैं। तो आपको याद होगा 2:3 रेशियो, 3:4 रेशियो ऐसे हम निकालते थे, तो उनको नए शेयर अलॉट होते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो नए शेयर्स अलॉट हुए उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड ये जो नए शेयर होल्डर को मिल रहे हैं दैट शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन इन्होंने ये रखा है कि द अमलगमेटेड कंपनीज इन इंडियन कंपनी, मतलब कि जो कंपनी जिस कंपनी में पुरानी कंपनी मिल रही है वो जो अमलगमेटेड कंपनी है जो अब बड़ी कंपनी हो जाएगी दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी। तो अब बढ़ते हम, ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Any transfer of capital asset being land of a sick industrial company provided the following condition are satisfied। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में। अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई शेयर ट्रांसफ़र होता है, कोई लैंड अगर ट्रांसफ़र होता है तो उस ये जो ट्रांजैक्शन है ये हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन दी हुई है। द लैंड इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द सेड कंपनी हैज़ बिकम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड एंडिंग द पीरियड प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच द इंटायर नेटवर्थ ऑफ सच कंपनी बिकम्स इक्वल टू और एक्सीड द एक्यूमुलेटेड लॉस। देखो होता क्या है कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, तो जब वो कंपनी ये अनाउंस हो गई कि ये कंपनी अब सिक इंडस्ट्रियल कंपनी हो गई तो गवर्नमेंट को उससे थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं ऑलरेडी, वो अगर लग भी जाएगा तो वो टैक्स नहीं दे पाएगी, पैसे ही नहीं है। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो है अगर वो एक अपना लैंड ट्रांसफ़र करती है तो ये ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड ये जो लैंड का ट्रांसफ़र हुआ है वो उस पीरियड से हुआ है जब कंपनी के लिए ये अनाउंस किया गया कि कंपनी अब तुम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी हो गई हो। एंड ये तब तक अनाउंस, मतलब इस पीरियड के बीच में ही एक पीरियड बताया गया है कि उसी पीरियड के बीच में अनाउंसमेंट ये होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए लैंड का, तभी ये जो है जो बेनिफिट जो है टैक्स नहीं लगने का, तभी ये बेनिफिट मिल पाएगा कंपनी को कि जब कंपनी के लिए अनाउंस हुआ कि तुम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बन गई हो, वहाँ से लेकर के फ्रॉम द स्टार्टिंग टू दैट टू एंडिंग कब तक है, has become sick industrial company and ending with the previous year PY in which the entire net worth of such company becomes equal to or exceed the accumulated loss। उस साल तक जब entire net worth of company जो है इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए नेट लॉस के, इस पीरियड के बीच में अगर कोई लैंड ट्रांसफ़र होता है तो इस ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा कंडीशन है द सिक कंपनी इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय इट्स वर्कर कोऑपरेटिव। सिक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स कोऑपरेटिव के द्वारा मैनेज होना चाहिए। और तीसरा जो है द लैंड इज ट्रांसफर्ड अंडर स्कीम प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शन बाय BIFR। BIFR एक बोर्ड होता है रिकंस्ट्रक्शन का, तो इसके द्वारा अगर कोई स्कीम बनाया गया है कि इस स्कीम में आप लैंड अपने ट्रांसफ़र कर लेना, तो ही फिर ये तीनों कंडीशन अगर मेट हो रही हैं तो ये जो ट्रांसफ़र है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। अगला है हमारा इसी में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो हम सेक्शन 47 पढ़ रहे हैं कि किस किस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे दैट मीन्स कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसी में हमारा अगला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इनटू अ कंपनी। अब ये जो कन्वर्जन होती है पार्टनरशिप फॉर्म की या प्रोप्राइटरशिप की एक कंपनी में, अगर इसमें से कुछ कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन है, तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन है उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। पहला है ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी किसको हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सारे पार्टनर शेयर होल्डर बन जाने चाहिए इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन। ये पार्टनरशिप फर्म रेशियो की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि शेयर होल्डर किस रेशियो में बनेंगे, जिस रेशियो में आपकी, देखो क्या बोल रहा है, इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच देयर कैपिटल अकाउंट, जिस रेशियो में आपका कैपिटल अकाउंट हो है ना ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन, उसी रेशियो में क्या बनना चाहिए, आप शेयर होल्डर बनना चाहिए। द पार्टनर ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है
पार्टनरशिप फॉर्म से जो कंपनी बन गई, इस ट्रांसफ़र में, इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी पार्टनर्स जो हैं वो कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं होने चाहिए उनको। The aggregate of the shareholding of the company of the partner of the firm is not less than 50% of the total voting power in the company, and that shareholding continue to be as such for 5 years from the date of such succession। मतलब ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, अब आप पार्टनरशिप फॉर्म से क्या बन गए, कंपनी बन गए, तो एग्रीगेट शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए, जो वोटिंग पावर होना चाहिए, वो अभी भी उन पार्टनर्स के पास जो पहले थे 50% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 50% होनी ही चाहिए। और ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए 5 सालों तक, जब वो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म से कन्वर्ट हुई, जब वो फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म से कन्वर्ट हुई कंपनी में, उस डेट से 5 साल तक ये चीज़ कंटिन्यू होना चाहिए कि वो जो पार्टनर हैं वो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, अप टू 50% वोटिंग राइट उनके पास है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेयर अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट टू द कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंडीशन की बात करते सीधे, ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो ऑन पेपर काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। ऑन पेपर हम ये मानेंगे, जैसे अगर ABC पार्टनरशिप फॉर्म थी, ABC एंड एसोसिएट्स कुछ एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, अब कल को ये ABC लिमिटेड बन गई, ABC प्राइवेट लिमिटेड बन गई, तो ये जो एसेट जो है ना, एसेट जो है अब किसके नाम पे हो गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड के, तो एसेट का ओनरशिप चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गया मतलब ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो गया एक तरीके से, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ इसको लॉ में एग्जम्पशन दी गई है। नहीं तो ऑन पेपर तो ऐसा लगेगा, EU लड़ लेगा कि भाई ये तो ट्रांसफ़र हो गया, अपने पार्टनरशिप फॉर्म से ये कंपनी में आ गई, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ही हो, कि इस कंपनी के मालिक भी तुम ही हो या क्या हो, नहीं, ये पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बन गई ड्यू टू सम रिकंस्ट्रक्शन, जब लॉसेस में चलने लगते हैं या फिर अदर रीज़न, फॉर्म्स जो हैं कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं कंपनी में, या फिर किसी का मन किया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो अगर वो चेंज हो रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये बोला गया है कि अगर ये सर्टेन कंडीशन मिट होती हैं तो जो है ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या कंडीशन है। पहला तो यही है कि जो भी एसेट और लायबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, किसको, कंपनी को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। दूसरा बोल रहा है वही शेयर होल्डिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वही दूसरा भी वही कंडीशन है कि जो मेरे पास अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, अब मैंने उसको कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अभी भी 50% शेयर होल्डिंग जो है वो मेरे पास ही रहनी चाहिए। सेम कंडीशन है, सोल प्रोप्राइटर डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉर्म और मैनर अदर देन बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द कंपनी। और सोल प्रोप्राइटर जो है उसको किसी भी फॉर्म में कोई भी शेयर जो है नहीं मिलना चाहिए। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इनटू कंपनी। अभी भी हम सेक्शन 47 पे ही हैं। अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज जो है, पहले जो फॉर्म हुआ था स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मेशन जो हुआ था, आप लॉ में भी पढ़ेंगे, वो एज एन AOP BOI हुआ था, बाद में उसको एज ए कंपनी कन्वर्ट किया गया। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज का कन्वर्जन होता है इनटू कंपनी में, तो फिर ये कन्वर्जन पे जो एसेट ट्रांसफ़र होंगे दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र और टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ऑल द एसेट ऑफ द AOP BOI शुड बी ट्रांसफर टू द कंपनी। फिर से पढ़ते, ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द AOP BOI रिलेटिंग टू द बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकेम द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। पूरी की पूरी एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है वो कंपनी की हो जानी चाहिए, जो पहले AOP BOI की थी। एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव बाय SEBI। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले जो भी स्टॉक एक्सचेंज बने थे वो एज एन AOP BOI बने थे, बाद में उनको कन्वर्ट किया गया किसमें, कंपनी में। तो SEBI का एक प्रॉपर स्कीम है कि अगर आपको कन्वर्ट करना ही है, पहले तो मैं ये बता दूँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चाहे तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, बल्कि आपको कन्वर्ट करना ही है। तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उस स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा, उसी स्कीम को ध्यान में रखते हुए उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप उस स्कीम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हो और आप सारे के सारे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफ़र कर देते हो, तो इस ट्रांसफ़र पे ये जो ट्रांसफ़र हुआ उसको हम ट्रांसफ़र इन द सेंस ऑफ कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है हमारा
नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनी ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर ऑफ टिकट हेल्ड बाय मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देखो पहले जब एओपी बीओआई था ना, तो मेंबर्स जो होते थे उनको क्या मिलता था, उनको टिकट मिलता था, मेंबर को जो है टिकट मिलता था। इससे आइडेंटिफिकेशन होता था कि आप जो है मेंबर हैं। एनी ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप टिकट हेल्ड बाय मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज for acquisition of shares and trading or clearing right acquired by member in the company so formed। अब जो है मेंबर एओपी बीओआई जो है, जो पहले उनके पास मेंबरशिप टिकट होता था, वो मेंबरशिप टिकट ख़त्म होके क्या उनको मिलेगा, शेयर्स मिलेगा। तो ये जो शेयर ट्रांसफ़र हुए, पहली बात तो वो शेयर्स जो ट्रांसफ़र हुए वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन उस पर नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इस ओरिजिनल मेंबरशिप राइट, जब आपने मेंबरशिप टिकट लिया था उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही शेयर्स की भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तीसरा है पीरियड ऑफ होल्डिंग, जो आपने मेंबरशिप टिकट जो खरीदा था वहीं से आपकी शेयर्स की भी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट की जाएगी। तो ये थी हमारी स्टॉक एक्सचेंज की कन्वर्जन से रिलेटेड 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखना। अक्सर आप देखेंगे जब इस कन्वर्जन के पार्ट को अगर आप पढ़ रहे होंगे ना सेक्शन 47 वाले में, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत कॉमन मिलेंगी। तो चाहे ये लेंदी लग रहा हो, बट इसे याद करना, इसे माइंड में रखना उतना हैवी नहीं है, बिकॉज आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही होगी कि यार जो पहले ओनर जो थे ना, उनको अभी भी लॉ ये चाहता है कि जो पहले ओनर थे वो आगे भी ओनर बने रहें। जैसे कि वो बोल रहा है कि अगर आप कंपनी फॉर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, अगर आप कंपनी फॉर्म हो रहे हैं तो आपका 50% वोटिंग राइट अभी भी आपके पास, 50% का जो शेयर होल्डिंग है वो अभी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों में ना आपको एक चीज़ मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो भी आप इसको अगर एनालाइज करेंगे 2-3 चीज़ आपको बहुत सेम मिलेंगी। वो ये कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में थे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एओपी बीओआई कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म या फिर सोल प्रोप्राइटर, सारे के सारे एसेट एंड लायबिलिटी जो पहले के हैं वो नए कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाने चाहिए। पुराने वाले ओनर जो हैं उनको वो ओनरशिप रिमेन रहनी चाहिए, चाहे परसेंटेज लेस हो जाए। ऑब्वियसली अब वो शेयर होल्डर बन जाएंगे तो परसेंटेज लेस हो जाए, बट वो ओनर अभी भी होने चाहिए। तीसरा कि इसके अलावा, इस ट्रांजैक्शन के अलावा कि उनको शेयर मिल रहा है, इसके अलावा उनके पास और कोई भी एक्सेस बेनिफिट जैसे एक्स्ट्रा हमने शेयर इशू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ पॉइंट जो है बहुत ही कॉमन मिलेगा और बहुत ही लॉजिकल दिखेगा। तो अगर ये आपने ध्यान में रख लिया, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, अगर ये आपने ध्यान में रख लिया तो फिर आपको बाकी सारे पॉइंट्स को अलग से ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के सारे पॉइंट्स हैं, इसी के कुछ छोटे मोटे पॉइंट इधर उधर हैं। तो डिस्कस करते हैं हम। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी टू एन एलएलपी और ट्रांसफर ऑफ शेयर हेल्ड बाय कंपनी बाय ए शेयर होल्डर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ द कंपनी इनटू एलएलपी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन शैल अराइज। देखो बोल रहा है कि अगर कंपनी जो है, अगर एक प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी अगर एलएलपी में ट्रांसफ़र हो रही है तो जो भी एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। या फिर आपका शेयर होल्डर ख़त्म हो गया, आपको अब उसने एलएलपी हो गया तो उसमें कुछ आपको परसेंटेज मिलेगा, तो वो भी चीज़ जो होगी उस पर भी आपको वो ट्रांजेक्शन भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी और आपको कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। एनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर held in the company by a shareholder as a result of conversion of company being into LLP, तो भी ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे आपको। देखो यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रांसफर टू, किसको, एलएलपी को ट्रांसफर होना चाहिए। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द कन्वर्सन बिकम पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, सारे के सारे शेयर होल्डर पार्टनर बन जाने चाहिए। एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एलएलपी are in the same proportion as their shareholding in the company on the date of conversion। और जो इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जब पार्टनर बनेंगे तो आपके पास दो चीज़ आएगी, एक तो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और दूसरा जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उसके पास। तो ये दो चीज़ें हैं वो किस रेशियो में होना चाहिए, आर इन द सेम प्रोपोर्शन एज देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन कन्वर्ट हुआ है उस दिन पे जो भी शेयर होल्डिंग की रेशियो थी उसी रेशियो में आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है और उसी रेशियो में जो है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मिलेगी। एग्रीगेट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन एलएलपी
shall not be less than 50% at any time during the period 5 year from the date of conversion। देखो मैंने यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट प्रूफ होता है कि मैंने कहा कि वो पुराने ओनर को चाहते हैं कि अब भी आप भी ओनर बने रहो, अभी भी आप, ये नहीं कि आप इसको कन्वर्ट करके निकल गए यहाँ से, अगर ये कुछ आगे जो है पता चलता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ घपला हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप कन्वर्ट करके निकल जाओ, नहीं, वो चाहते हैं 5 साल तक इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो। और मेजॉरिटी वोटिंग राइट जो होनी चाहिए, जैसे कंपनी के केस में ये बोल रहे हैं कि 50% शेयर होल्डिंग या पावर जो है, वोटिंग राइट का पावर आपके पास होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे LLP में ये बोल रहे हैं कि 50% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होना चाहिए वो पार्टनरशिप फॉर्म के पास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम। और ये जो है ये शैल नॉट बी लेस देन 50%, इस 50% से कम नहीं होना चाहिए फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर, इन 5 सालों में किसी भी टाइम पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एज ऑन 31 मार्च ही हम इसको इवेलुएट करेंगे, नहीं, किसी भी टाइम को हम देखेंगे। किसी भी टाइम पे अगर आपकी PSR जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप जो शेयर होल्डर्स है ना, वो उनका जो PSR है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए अप टू 5 ईयर तक। और जैसे ही अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, फिर ये उसको वो ट्रांसफ़र मान लेंगे। चौथा है द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एनी 3 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द कन्वर्जन टेक प्लेस डज नॉट एक्सीड 60 लाख रुपीज़। अब ये जो है ये यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये छोटी कंपनीज का ही हो, तो ये बोल रहे हैं कि टोटल सेल्स टर्नओवर जो है इन एनी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द कन्वर्जन टेक प्लेस शैल नॉट एक्सीड 60 लाख। सेल्स टर्नओवर जो है जिस साल में कन्वर्ट हो रही है उस साल को छोड़ के पीछे 3 साल तक चले जाओ, और पीछे 3 साल में जाके अगर आप ये देखें कि क्या इस पिछले 3 साल में कभी भी सेल्स टर्नओवर जो है 60 लाख से ज़्यादा है, अगर है तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ बेनिफिट जो है छोटी कंपनी के लिए ही दे रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी इन एनी 3 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द कन्वर्जन टेक प्लेस शैल नॉट एक्सीड 5 करोड़। जैसे इन्होंने टर्नओवर पे लिमिट लगा दिया कि टर्नओवर की लिमिट 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ये एसेट पे लिमिट लगा रहे हैं कि जिस साल में कन्वर्ट हो रहा है उस साल को छोड़ के पीछे के 3 सालों में चले जाओ, और 3 साल में अगर आपका एसेट 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो अमाउंट इज पेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्टैंडिंग इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। नो अमाउंट इज पेड, कोई भी अमाउंट पे नहीं होना चाहिए इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्टैंडिंग इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन ये जो कंपनी है उसमें जब कंपनी होगी तो उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा जिस दिन कंपनी कन्वर्ट हुई, इस प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा अप टू 3 साल तक इन पार्टनर्स को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमने ये बोल दिया कि चलो आप तो पार्टनर को प्रॉफिट दे देते, नहीं, कन्वर्जन से 3 साल तक आप प्रॉफिट का 1% अमाउंट भी आप पार्टनर्स को नहीं दे सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अभी भी सेक्शन 47 ही है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम फॉर लेंडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट विच द एसएससी हैज़ एंटर इनटू विद द बोरोअर ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड विच इज सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन इशूड बाय सेबी और आरबीआई। देखो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है ना, उस पर ये जो ट्रांसफ़र हुआ कि मैंने अपनी सिक्योरिटी, मेरे पास कुछ एसेट है और मैंने कुछ एसेट लेंड कर दिया किसी को, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ ना इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और टैक्स नहीं लगेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर आपने एसएफएम की क्लास ले ली है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कब होती हैं, और अगर नहीं ली है तो वेट करो, एसएफएम की क्लास में आपको लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का बड़ा सा कंसेप्ट समझाया जाएगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कब होती है। आपके पास अभी समझो इतना ही कि अगर आपके पास एक सिक्योरिटी है तो यू हैव द राइट, एक ट्रांजैक्शन होता है जैसे कि सेल परचेज होता है ना, वैसे ही सिक्योरिटीज़ को हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कॉल पुट होता है, डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी तरीके से एक लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर आप लेंड कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को तो और अगर वो सेबी के गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी और आरबीआई में, अगर वो आरबीआई इशूड बाय सेबी और आरबीआई के अंदर ही है वो आपकी लेंडिंग, तो फिर इस ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी एक पॉइंट हमारा रहता है सेक्शन 47 में, वो ये कि कभी कभी क्या होता है ना,
म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं। जैसे दो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो है मर्ज होके एक तीसरे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में ही मर्ज हो गए। दो डेट एमएफ जो है मर्ज हुई एक तीसरे एक्स वाई डेट एमएफ जो है मर्ज हुए एक जेड डेट एमएफ में। एक इक्विटी एमएफ और एक डेट एमएफ मर्ज हो गया एक इक्विटी एमएफ में। तो ये जो मर्जर होता है इसमें भी लॉ में प्रोविज़न है कि ये जो मर्जर होगा इसमें भी आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा, इसको ट्रांसफ़र हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सेक्शन 47। अब सेक्शन 51 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 51 है एडवांस मनी फॉरफिटेड डिफ़ॉल्ट बाय सेल बायर। देखो होता क्या है डिफ़ॉल्ट बाय बायर, अगर मेरे पास एक एसेट है जिसको कि मैं सेल करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले क्या होता है, पहले अगर मेरे पास एक एसेट है, मेरे पास एक लैंड है जिसको कि मैं सेल कर रही हूँ, तो बायर क्या करता है, पहले जो है कुछ एडवांस मनी देता है। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अब 1 करोड़ में से वो 20 लाख रुपीज़ मुझे क्या दे रहा है, एडवांस मनी दे रहा है, ठीक है। अब इस 20 लाख के बाद से मैंने ये कंडीशन रखी कि बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 20% तो आप मुझे 3 महीने बाद दे देना, रिमेनिंग जितना भी अमाउंट बचता है उसके अगले 3 महीने के बाद आप फुल पेमेंट कर देना और तब जाके जो है प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। तो बायर ने क्या किया, मुझे 20 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद से वो कुछ भी बाकी के कंडीशन को फुलफिल करने में नाकाम रहा। तो अब होगा क्या मैं बताती हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकती ये जो मुझे एडवांस मनी मिला है जिस ईयर में वो जिस मंथ में वो कंडीशन अपनी फुलफिल करने के लिए नहीं कर पाएगा, उस मंथ में मैं क्या करूँगी, उस अमाउंट को फॉरफिट कर लूँगी। उस ईयर में जो है उस मंथ में जो है मैंने फॉरफिट कर लिया। अब उस पर्टिकुलर एफवाई में देखेंगे कि कौन से एफवाई में ये चीज़ हुई है। उस पर्टिकुलर एफवाई में वो जो अमाउंट है जो मैंने फॉरफिट किया वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नहीं रिड्यूस करूँगी। कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें कि एसएससी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करते थे, बट उसमें लॉ में साफ लिख दिया गया एक सेक्शन लाके कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस नहीं करेंगे, आप जो है उसको एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट करेंगे और आपके ऊपर जो है टैक्स लगेगा उस अमाउंट पे। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्लम सेल का टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, बट मैं जो है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक और इसको मैं एक बहुत ही फ्रेश मूड से बताना चाहती हूँ, सो आई विल नॉट डिस्कस दिस। मैं एक अलग क्लास लगाऊंगी इसकी। और स्लम सेल के साथ जो है हमारे पास 54 है, 54B है, 54EC है एंड 54F है। ओके, तो स्लम सेल मैं नहीं डिस्कस करूँगी बिकॉज ऑफ द लेंदी टॉपिक इट हैज़ एंड एक उसको फ्रेश मूड से थोड़ा सा जो लेंदी टॉपिक्स होते हैं ना उसको एक और जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं उसको थोड़ा एक फ्रेश मूड से पढ़ाना सही रहता है। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। इसके साथ जो भी हमारा स्लम सेल का टॉपिक बचा है और सेक्शन 54 की सीरीज़ बची है सबको हम एक ही साथ कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ सो दैट कि समझ में आए और आपको एक ही साथ बहुत बल्कि भी ना लगने लगे। एक बात को याद रखना, अगर आप एग्ज़ाम क्लासेस ले चुके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी ये मत सोचना कि आज पूरे दिन बैठ के मैं टैक्स ही पढ़ूंगा, नहीं। अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 2 आवर इज़ इनफ। 2 आवर में जितना कवर हो पाता है उतना ही कवर करो। अदरवाइज़ अगर आप एक ग्रुप देना चाह रहे हैं तो 3 से 4 घंटे जो है आप लगा सकते हैं। 3 आवर इज़ मैक्सिमम आई थिंक टू कंट्रीब्यूट टू एनी सब्जेक्ट। 3 घंटे आप लगाइए एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और फिर तुरंत जो है आप दूसरा सब्जेक्ट पिक कर लीजिए। उससे होगा क्या, आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। जब आप टॉपिक चेंज करेंगे, अभी आप टैक्स पढ़ के ही बोर हो जाएंगे, तो 3 घंटे बाद आपकी एनर्जी टैक्स के लिए ड्रेन हो जाएगी। बट जैसे ही आप कुछ और सब्जेक्ट, आईडीटी आपने पिक कर लिया या कॉस्ट पिक कर लिया, जो भी आपने ऑप्शनल वाला कोई सब्जेक्ट पिक कर लिया, इकोनॉमिक्स पिक कर लिया, तो फिर आप एक न्यू एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करेंगे और तब वहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा और आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है इस तरीके से पढ़ने को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही सब्जेक्ट को लेके पूरे दिन के लिए मत बैठ जाना, उससे टाइम वेस्ट होता है। एक टाइम के बाद से एनर्जी ड्रेन होने लगती है उसमें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टॉपिक हमारा बस यही बचा है, सेक्शन 54 की सीरीज़ और इसके अलावा स्लम सेल। बाकी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस को नहीं देखा है पहले दूसरे पार्ट को तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। और चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर रिविजनरी क्लास नहीं देखी है तो वो भी एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्चुअली रिविजनरी क्लास नहीं है, वो तो मैंने पूरा पढ़ाया ही हुआ है बिकॉज इट हैज़ 4 क्लासेस। तो इट इज़ नॉट ए रिविजनरी क्लास, इट हैज़ complete it is a complete class, not a revisionary class. I'll say this. So yes, see you in the next class. You keep studying and smiling. Take care of yourself. Bye bye.